नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खिलाफ। माँ जी, आपका बेटा ही अकेले नहीं काम करता, जो थक कर बैठ जाता है और आप उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। मैं भी पूरे दिन ऑफिस का काम करती हूँ, थकान मुझे भी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी मेरी भी होती है, तो फिर अकेले कैसे आपका बेटा थक जाता है। मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा नहीं किया है। मैं पूरी दिन ऑफिस का काम करती हूँ। यहाँ अलग बात है कि आपका बेटा बाहर जाकर काम करता है और मैं घर में रहकर काम करती हूँ। और सही नज़रों में अगर देखा जाए तो मैं ऑफिस के साथ साथ पूरा घर भी संभालती हूँ। आपको तो काम वाली पसंद नहीं है, काम वाली को लगाने नहीं दोगी और घर के एक काम में भी आप मेरी मदद नहीं करेंगी, तो अकेले सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना। मेरे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी हो गई है। फिर मेरी थकान आपको क्यों नहीं दिखती। आज खाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो आप इतना हो हल्ला मचा रही हो, अपने बेटे को बैठाकर बहू के खिलाफ भड़का रही हो। 8 घंटे लगातार सिस्टम पे काम करते करते सर कैसे फट जाता है, आपको इसका जरा भी अंदाजा है। कौन सा पहाड़ टूट जाता है जो मैं सिस्टम बंद करके के बाद आधा घंटे के लिए लेट जाती हूँ। मेरी भी कमर टूट जाती है। हाँ, तभी तो कहती हूँ बहू की पूरे दिन बैठी रहती हो, बैठे बैठे ही तो काम करती हो। कम से कम बीच बीच में टहल भी लेती, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करती, तो खाना बनाने में लेट नहीं होता। इतना भी कोई नहीं काम होगा ऑफिस का जो तुम 5 मिनट के लिए बीच बीच में उठ नहीं सकती। माँ जी, जब आप वो काम नहीं करती तो आप नहीं समझ सकती कि ऑफिस का काम कैसा होता है। आपको तो कहना है ना, जरा अपने बेटे से पूछ कर देखिए कि पूरे दिन ऑफिस में काम करते हुए उन्हें 10 मिनट का टाइम मिलता है या किसी से फोन पर की बातें कर ले। साधना, तुम मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो। मैं क्या किया। मैं तो एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे खाना दे दो। भाई, माँ है, उनको भूख लग जाती होगी तो वह मांग रही है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे क्यों घसीट रही हो। सास बहू की लड़ाई में घसीट नहीं रही हूँ, लेकिन कम से कम आप माँ जी को समझा तो सकते हो कि ऑफिस टाइम में बस ऑफिस का ही काम होता है, घर का काम नहीं हो सकता। घर का काम जितना होता है मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती हूँ। खाना दोपहर का भी नहीं बना सकती, इसलिए सुबह ही सारा खाना बना देती हूँ ताकि माँ जी को जब भी भूख लगे कम से कम खाना लेकर खा ले। अब इतना तो कर ही सकती है ना। एकदम हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी तो कैसे काम चलेगा। बहू की बातें सुनकर निर्मला जी नाराज हो जाती है और गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। माँ को गुस्से में देखकर राहुल कहते हैं, लो भाई, अब तो हो गया कल्याण, अब तो माँ भी खाना नहीं खाएगी। अभी तक तो माँ को भूख लगी थी, लेकिन मुझे लगता है अब उनकी भूख भी मर गई। साधना, अब तुम्हारे ऊपर है माँ को खाना कैसे खिलाना है। भाई, मैं तो इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला। कहते हुए राहुल दोनों हाथ खड़े करके सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। साधना भी माँ जी को मनाने की कोशिश नहीं की, चुपचाप किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। एक तो सुबह तड़के 5 बजे उठकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े नाश्ता, फिर दोपहर का खाना भी सुबह ही बना देती, क्योंकि 9 बजे सिस्टम पे बैठने के बाद तो 5 बजे तक बिल्कुल भी उठने का टाइम उसे बिल्कुल नहीं मिलता था। बस दोपहर को आधे घंटा का लंच ब्रेक होता, वही टाइम मिलता। उसमें साधना को घर का सामान, किचन का सामान, सब्जी, दूध सब कुछ मंगवाना पड़ता। बाहर जाकर लाने का टाइम नहीं होता, इसलिए सब कुछ वो ऑनलाइन ही मंगवाती थी। राहुल कभी भी एक दूध का पैकेट भी बाहर से लेकर नहीं आते, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ ही चले आते हैं। सब कुछ साधना के ऊपर ही तो था। ऊपर से माँ जी एक काम वाली को घर में रहने नहीं देती, उसके काम में इतने नखरे निकालती है कि दूसरे दिन ही काम वाली काम छोड़कर भाग जाती है। खुद तो हाथ पैर चलाती नहीं, दूसरों को करने नहीं देती। आखिर ऐसे में साधना कब तक बर्दाश्त करती। आज ऑफिस में काम ज्यादा था, मीटिंग लेट तक हुई तो माँ जी अपनी
शाम की चाय भी बनाकर नहीं पी। बार बार घड़ी देखती रही और साधना के उठने का इंतजार करने लगी कि कब साधना उठे और कब किचन में जाकर चाय बनाए। लेकिन आज साधना के ऑफिस में काम में लेट हो गया और इनका मुंह फूल गया। जैसे ही राहुल घर आए, निर्मला जी अपने बेटे राहुल के आगे सारी शिकायत का पिटारा लेकर बैठ गई और जितना हो सकता था साधना को सुनाने लगी। साधना सोचने लगी कि शिकायत करने के लिए इनके शरीर में और जबान में ताकत है, लेकिन एक कप चाय बनाने के लिए ताकत नहीं रहती। मैं नहीं कहती कि मुझे भी चाय बनाकर दे दो, लेकिन खुद तो चाय बनाकर पी सकती है। लेकिन नहीं, बहू के इंतजार में बैठी रहेगी, चाहे सुबह 9 बजे उठे 10 बजे उठे, जब भी चाय बनाकर देगी बहू ही देगी। घर का कोई भी काम करेगी तो बहू ही करेगी, राशन पानी आएगा तो बहू ही लाएगी, दूध तक बहू ही लेके आएगी। बहू को थकान नहीं होती और बेटा थोड़ा ऑफिस चला जाए तो और ऑफिस से आए तो उसकी थकान हो जाती है। निर्मला जी की नखरे रोज रोज के हो गए थे और राहुल अपनी माँ को समझाने से रहे और सीधे हाथ खड़े करके कहते हुए चल जाते हैं कि सास बहू के बीच में मुझे नहीं पड़ना, तुम दोनों अपना अपना देख लो। पति के तो बीच में पड़ने से मना कर दिया, लेकिन माँ जी जानबूझकर किसी न किसी को बीच में लाकर खड़ा कर ही देती थी। हमारे बीच में हरदम एक युद्ध सा चला रहता था। ना निर्मला जी साधना को समझने के लिए तैयार थी, ना ही साधना माँ जी को हिसाब से काम कर पा रही थी। लेकिन आज तो हद हो गया था जब साधना ने अपने खुद के कानों से माँ जी को फोन पे अपनी बेटी से बातें करते हुए सुना कि बहू उनका ख्याल नहीं रखती, टाइम पे उनको चाय पानी खाना नहीं देती, दिन भर बैठे बैठे ऑफिस का काम करती है और फिर सो जाती है। क्यों सोती है यह नहीं बताया। और माँ जी की बात सुन बेटी ने तुरंत फोन करके साधना को 4 बातें सुना दी। क्योंकि ननद थी और साधना से बड़ी थी, इसलिए उसका हक बनता था और साधना बहू तो थी, उसे सुनना था। क्योंकि साधना भगवान के घर से लिखा कर आई थी कि मैं बहू हूँ और मुझे सुनना ही है, लेकिन बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। एक तो साधना का सर दर्द से फटा जा रहा था, ऊपर से माँ जी के नखरे और तीसरे यह ननद रानी जो फोन करके उल्टा सीधा सुनाए जा रही थी। मुझे घमंडी बता रही थी, नौकरी का घमंड है, मैं उनकी माँ का ख्याल नहीं रखती। जब इतना काम करने के बावजूद भी आपको नकारा और निकम्मा समझ लिया जाए तो कोई भी इंसान रहे उसकी सहनशीलता जवाब दे ही जाती है। मैंने भी माँ जी और राहुल के सामने ही नंद को सुना दिया, दीदी बना बनाया खाना लेकर खाने में माँ जी को परेशानी होती है, लेकिन सहेलिया के घर जाकर 4-4 घंटे बैठकर गप्पे लड़ाने में कोई थकावट नहीं होती। एक कप खुद की चाय बनाकर पीने में इन्हें परेशानी होती है और अभी किसी सहेली का फोन आ जाए तो कहीं भी घूमने के लिए तुरंत निकल पड़ेगी। फिर ना ही इनको घुटने में दर्द होता है और ना ही इनको कोई बीमारी होती है। सारी बीमारी सर दर्द बस बहू के सामने ही होता है, बहू को बुरा बनाने के लिए ही होता है। आप जो अपनी माँ को लिए इतना मुझे सुना रही हो, जरा एक बार आप अपने और देखिए, आपकी सास को लगातार आपके साथ काम करती रहती है, फिर भी माँ जी के साथ बैठकर आप उनकी 1000 शिकायतें करती है और आपकी माँ क्या करती है, खुद के लिए एक कप चाय भी बनाकर नहीं पी सकती। और तकलीफ आपकी माँ को बहुत है। बात तो मैं तीखी बोली थी, लेकिन बोली तो सही थी और वो भी सबके सामने ही बोला ताकि एक बार भी सबको समझ में आ जाए। नर रानी की तो बोलती बंद हो चुकी थी, उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन माँ जी का मुंह और भी अब गुस्से से लाल हो गया था और वो गुस्से में अपने बेटे राहुल की ओर देखे जा रही थी, जैसे कह रही हो, देख तेरी पत्नी तेरे सामने तेरी माँ की कितनी बेइज्जती कर रही है और तू चुपचाप बैठा देख रहा है। माँ को अपनी ओर गुस्से में देखते हुए देख राहुल ने कहा, माँ क्या तुम भी लेकर बैठ गई हो? वैसे बुरा ना मानो तो साधना की बात में दम तो है। पूरे दिन आप अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर
घूमती रहती हो, गप्पे लड़ाती रहती हो, तब तो बिल्कुल सही रहती हो। थोड़ा बहुत अगर घर के कामों में मदद भी करा दो। चलो, मदद मत करो, कम से कम टाइम पे अपना चाय तो पी लिया करो। खाना बनाकर रख देती है साधना। सुबह सुबह ही खाना तो खा लिया करो। अब इतना तो काम कर ही सकते हो। बेटे को पत्नी की साइड लेते हुए देख निर्मला जी आखिरकार बोल ही पड़ती है, हाँ बेटा, तेरा भी रंग मुझे दिखाई दे रहा है। तू भी रंग गया है पूरी तरह से अपनी पत्नी के रंग में। सबके सामने अपनी माँ की बेइज्जती करते हुए तुझे बहुत मजा आ रहा है। माँ देखो, इन औरतों के पसरे मुझे ना डालो। मैं तुम सास बहू के बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच्ची बताऊँ तो अगर आपको तकलीफ है तो मैं कल ही आपके लिए एक केयर टेकर को रख देता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक वो आपकी देखभाल में रहेगी। कम से कम ये रोज रोज की कचकच से तो छुटकारा मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई केयर टेकर नहीं चाहिए। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। इतना सुनते ही राहुल ने जैसे नारा लगाते हुए अपनी खुशी चाहिए कि यस, यह हुई ना राहुल की माँ वाली बात। बस शाम की चाय की ही तो दिक्कत होती है। अब शाम की चाय माँ आप अपने लिए और अपने इस प्यारे बेटे के लिए बनाएंगी। और हाँ साधना, तुम हमारे चाय पे बिल्कुल नज़र मत लगाना। तुम्हारे लिए तो माँ बिल्कुल भी चाय बनाने वाली नहीं है। कहते हुए राहुल ने धीरे से एक आंख मारी और समझ गई यह सब राहुल बस माँ जी को मनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि माँ जी वैसे दिल की बुरी नहीं है, बस कभी कभी टिपिकल सास वाली हरकतें कर देती है। क्यों नहीं बनने वाली। तभी पीछे से ननद रानी की आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजा की ओर उठ गई। ननद को सामने देख साधना थोड़ी घबरा गई। उसे लगा अब होगा घर में असली महाभारत। लेकिन ननद के चेहरे पे मुस्कुराहट देख साधना के साथ साथ निर्मला जी भी हैरान थी। बेटी को देखते हुए निर्मला जी ने कहा, अरे बेटा, तुम तो कब आई? चल आज सुन ले, तेरे भाई और भाभी तेरी माँ के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं माँ? मैंने सब कुछ सुना। भाभी ने भले ही बातें तीखी बोली हो, लेकिन बोली तो सही है। यह तू कह रही है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो साधना ने तुझे इतना कुछ सुनाया था, भूल गई? हाँ माँ, सुनाया तो जरूर था, लेकिन कुछ गलत भी तो नहीं कहा था इन्होंने। साधना की बातें सुन मुझे गुस्सा भी बहुत आया था। और साधना की बात बस अकेले मैंने ही नहीं सुना, आपके दामाद ने भी सुनी थी। अब तो साधना बिल्कुल ही डर गई और मन ही मन सोचने लगी, हो गया कल्याण। जो बची खुची इज्जत थी वह भी चली गई। ननद ने कहा, माँ, आपके दामाद ने मुझे समझाया कि भाभी घर का और बाहर का मतलब औरत और मर्दों वाला दोनों ही काम करती है, नौकरी भी करती है और साथ साथ पूरा घर भी संभालती है। तो माँ आपको थोड़ा बहुत तो मदद करा ही देनी चाहिए। मैं आपको काम करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन आप चलती फिरती रहोगी तो आपके शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप एक कप चाय नहीं बना सकती तो कल को जब आपकी पोते पोतियाँ होंगे तो आप उन्हें कैसे संभालेंगे? फिर किसके भरोसे रहेंगे वो? क्योंकि भाभी तो अपना ऑफिस देखेगी, फिर आपके पोते पोती कहाँ जाएंगे? सोचा है आपने? बेटी के मुंह से पोते पोतिये की बात सुन निर्मला जी के चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है और साथ ही राहुल साधना को देखकर इशारा करता है। साधना भी शर्मा जाती है, कहती है ना, सूद से ज्यादा मूल की कीमत होती है। वैसे ही अपने बेटे से ज्यादा पोते पोती पर प्यार आता है। बेटी की बात सुन निर्मला जी बेटी को और देखते हुए कहती है, अच्छा तो तुझे भी अपने भाई का असर आ गया है। तू भी मीठा मीठा बोलकर मुझे बहकाने आ गई। नहीं माँ, मैं बहकाने नहीं आई हूँ। मैं जो कह रही हूँ सच्चाई वही तो है। माँ, अगर भगवान न करे आप कल को बीमार पड़ जाए और आपके साथ साथ ही मेरी सास भी बीमार पड़ जाए तो मैं अपनी सास की ही सेवा करूँगी। मैं आपकी सेवा करने नहीं आ पाऊँगी। अगर आपको एक
गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो भाभी देंगे ना। माँ, आपका दुख-सुख दोनों ही भाभी के साथ ही बिताने वाला है। इसलिए यह कभी भी जो आप चीखकर सास वाली हरकतें करते हो, बस वो छोड़ दीजिए। बाकी मेरे माँ में वैसी कोई कमी नहीं है। नहीं, कहते हुए ननद यदि माँ को गले लगा लेती है। मैं बहका नहीं रही माँ, दीदी सही तो कह रही है। कल को आपके पोते-पोतिए होंगे तो उन्हें तो आपको ही सँभालना पड़ेगा ना। बीच में ही बोल पड़ा राहुल। माहौल पूरा ही मजाकिया हो गया था। राहुल की बात सुन निर्मला जी राहुल का कान पकड़ते हुए कहा, जब मैं इतने बड़े शैतान को संभाल सकती हूँ तो ये छोटे छोटे नन्हे बच्चों को संभालना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी तुम लोग मेरी ऊँट पे मत जाया करो। अभी मैं इतना हूँ कि मैं तुम सबको बैठाकर खिला सकती हूँ। रही बात चाय की तो तुम सब बैठो। आज मैं अपने हाथों से खुद अपने बच्चों को चाय बनाकर पिलाऊंगी। कहते हुए जैसे निर्मला जी उठने लगी कि साधना ने उनका हाथ पकड़ के बैठाते हुए कहा, नहीं माँ जी, अब तो मैं फ्री हूँ, मैं चाय बना सकती हूँ। आप बैठकर बातें करिए, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, वैसे भी काफ़ी रात हो गई है। एक काम करो, तुम खाने की तैयारी करो। दामाद जी खाना खाकर ही जाएंगे और तब तक मैं अपने हाथों की स्पेशल अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। कहते हुए निर्मला जी किचन में चली जाती है। अचानक से घर का माहौल इतना खुशनुमा हो गया था कि इतना मजाकिया हो गया था कि सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। साधना आगे बढ़ते हुए अपनी ननद का हाथ पकड़ के उनसे माफी मांगने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं नहीं, भाभी कैसी बातें कर रही हो। बात आपने जरूर तीखी बोली थी, लेकिन बोली तो सही थी। और यह बात मुझे समझ में नहीं आती। अगर आपको नंदोई जी की मुझे यह बात नहीं समझते तो आपको धन्यवाद करना है तो आप उनका करिए। साधना ने अपनी नंदू जी की ओर देखा और हाथ जोड़ कर धन्यवाद करते हुए बोली, सच में आपकी समझदारी की वजह से इस समय सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। नहीं तो आज तो महाभारत पक्की थी। अरे नहीं भाभी, यह सीख तो हर सास को ननद को और बहू को समझना चाहिए कि एक दूसरे की मदद करते हुए घर कैसे चल सकता है। तो फिर छोटी छोटी बातों का बतरंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपके साथ-साथ मेरा घर भी सुधर गया क्योंकि मेरी पत्नी जो सुधर गई। एक बार फिर से हँसी का माहौल गूंज उठा। दोस्तों, सही तो कहा है, अगर सास बहू में और बहू सास में कमियाँ निकालते रहे तो कमियाँ कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। बेहतर होगा कि एक दूसरे को समझते हुए प्यार से अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाए। मात्र कहानी ये मनोरंजन के लिए बनाई है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या साधना ने सही कहा या गलत? आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसी तरह के और कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।